डेट है आज 1 अगस्त 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, और वो डिसाइड करते हैं कि मान लो जो भी उन्होंने मान लो कोई एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट की एक अंडरलाइंग असेट्स होगी। वो अंडरलाइंग असेट्स से उस डेरिवेटिव की वैल्यू ड्राइव होगी। कैसे? मान लो ये दो आदमी है, ए एंड बी। इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। ए ने बी से लिए 20,000 रुपये। ए ने 20,000 रुपये लिए बी से। अब बी ने कहा देखो भाई साहब, मुझे आप 1 साल या 2 साल बाद दोगे। तो ये 20,000 की जो वैल्यू है 20,000 तो रहेगी नहीं, या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से। तो बी क्या करेगा? बी कहेगा कि जब आप 2 साल बाद मुझे 20,000 रुपये दोगे तो कितना रुपये दोगे। देखो, अभी जो गोल्ड की वैल्यू है ये निर्धारित कर देगा कि अभी जो गोल्ड की वैल्यू है, मान लो 20,000 रुपये का 5 ग्राम गोल्ड आता है। अभी जब बी ने ए को 20,000 रुपये उधार दिए, तो जब 20,000 रुपये का 5 ग्राम गोल्ड आता है, सोना आता है, तो ये बी क्या कहेगा? बी कहेगा देखो, जब 2 साल बाद मुझे तू लौटाएगा, 2 साल बाद ये पैसे 20,000 रुपये, तो मुझे उतने पैसे लौटाएगा जितनी 5 ग्राम गोल्ड की कीमत होगी उस टाइम पे। यानी कि 2 साल बाद जब ए वापस करने जाएगा 20,000 रुपये, तो ये देखेगा कि गोल्ड की आज कीमत कितनी है 5 ग्राम गोल्ड की। अगर उस टाइम पे 25,000 हुई, 30,000 हुई 5 ग्राम गोल्ड की, तो 30,000 ही लौटाने पड़ेंगे बी को, क्योंकि इसने गोल्ड से फिक्स कर दी। अगर मान लो घट गई 20,000, 5 ग्राम गोल्ड की वैल्यू घट गई 15,000, तो 15,000 रुपये देगा ए बी को। समझ गए? तो ये क्या है? ये जो गोल्ड से फिक्स कर दी वैल्यू 20,000 की, तो गोल्ड इसमें क्या हो गया? अंडरलाइंग असेट्स। अंडरलाइंग असेट्स। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है 20,000 रुपये का, ये 20,000 रुपये हो गए डेरिवेटिव। यानी कि ये ड्राइव कर रहे हैं वैल्यू किससे? अंडरलाइंग असेट्स से। तो क्या हो गए डेरिवेटिव्स? एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो ड्राइव करता है वैल्यू किससे? अंडरलाइंग असेट्स से। तो ये डेरिवेटिव है। ये कॉमनली यूज होता है स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, करेंसी, कॉमोडिटी, मार्केट इंडेक्सेस में यूज होता है। और ये इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है इन्वेस्टर को, ट्रेडर को, कि आगे मान लो प्राइस की वैल्यू घट बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से अंडरलाइंग असेट्स को देखा जाएगा, उसके हिसाब से वैल्यू डिसाइड की जाती है। और ये अंडरलाइंग असेट्स है जो इसकी वैल्यू देखो चेंज हो सकती है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो उसके हिसाब से डेरिवेटिव है जो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। तो इस हिसाब से जो डेरिवेटिव है ये वेरियस पर्पज़ के लिए यूज होता है। और ये इसलिए यूज होता है ताकि रिस्क ना रहे, जोखिम ना रहे वैल्यू घटने बढ़ने का, इसलिए डिसाइड किया जाता है ये डेरिवेटिव अंडरलाइंग असेट्स के हिसाब से। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली, और मेंस में भी जीएस पेपर 2 में यूज किया जा सकता है इसका एग्जांपल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या है, जो ट्रेडर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके राइट्स को और सिक्योर एडवांस बनाने के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है? हमारे इंडिया में डिजिटल ट्रेड होती है जो, उसको बढ़ाना है, बूस्ट करना है। यानी कि डिजिटल ट्रेड इकोनॉमी को बूस्ट करना है, और इसी के हिसाब से पॉलिसी बनानी है। क्योंकि हमारे इंडिया का टारगेट ये है कि हम हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक बनाना है, $1 ट्रिलियन तक डिजिटल इकोनॉमी को। और वो सेफ भी हो, ओपन भी हो, ट्रस्टेड भी हो, अकाउंटेबल भी हो। क्योंकि आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी का मतलब क्या है? इंटरनेट यूज होगा, और इंटरनेट यूज होगा तो उस पर साइबर क्राइम होने के बहुत चांसेस होते हैं, डेटा चोरी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे तो सेफ भी हो, ओपन हो, ट्रस्टेड हो, अकाउंटेबल हो। और इसके द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म है अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जागरूकता डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। और स्टेक होल्डर को टारगेट किया जाएगा गवर्नमेंट के जरिए, प्राइवेट सेक्टर के जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट।
ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है मेनली, वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट। ये क्या है और किसने स्टार्ट किया, बस ये 2-3 बातें हमें जाननी है। देखो, डिजिटल नेटवर्क क्रिएट करने का एक इनिशिएटिव है ये, पूरे वर्ल्ड वाइड एक डिजिटल नेटवर्क हो। जैसे मान लो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड बनाया इंडियंस लोगों का, मतलब इंडिया में जो रेजिडेंट है, जो रहते हैं, उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, एक डिजिटल आईडी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह की ऐसी कोई आईडी मान लो वर्ल्ड लेवल पे हो, हर एक आदमी के पास हो, उस तरह का एक प्रोजेक्ट है ये। यानी कि एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी को ज्वाइन करने का एक प्रोजेक्ट है ये। क्या किया जाता है इसमें और किसने स्टार्ट किया है? देखो, ओपन एआई कंपनी है एक, अमेरिका में ओपन एआई कंपनी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ सैम एल्टमन, इसने स्टार्ट किया भाई साहब ये प्रोजेक्ट। और किस तरह से काम करता है ये? देखो, एक डिवाइस होता है, डिवाइस उसे बोलते हैं ORB, ऑर्ब। जैसे इस तरह का डिवाइस है, जैसे आपकी आधार कार्ड जब बना होगा तो आपकी आंखों को स्कैन क्या होगा, आइरिस स्कैन, तो एक डिवाइस लगाया जाता है ना आंखों पे, तो इस तरह का एक डिवाइस है ये, जिसे नाम दिया है ऑर्ब। और ये क्या है, इसमें भी लोगों की आई को स्कैन किया जाएगा, और उनकी आई को स्कैन करने के बाद उन्हें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिसे बोलेंगे हम वर्ल्ड आईडी। और ये क्रिप्टो भी रिसीव करेगा, क्रिप्टो मतलब क्रिप्टो करेंसी। तो ये ऑर्ब को यूज करके, और जो इसको मैनेज करेंगे, यानी कि जो करवाएंगे ना आई को स्कैन, मान लो ये आदमी ऑपरेट कर रहा है इस मशीन को, ऑर्ब को, उसे वो बोलेंगे वर्ल्ड कॉइन वॉलंटियर्स। और ये ऑर्ब ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, वर्ल्ड कॉइन वॉलंटियर्स। ये लोगों की आइरिस को, यानी कि आंखों में जो आइरिस होती है उस पैटर्न को स्कैन करेंगे, उन्हें बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करके देंगे, एक वर्ल्ड आईडी क्रिएट करेंगे वर्ल्ड ऐप के थ्रू। और ये ऐप के साथ इन्हें क्रिप्टो करेंसी दी जाएगी, जिसे वर्ल्ड कॉइन भी कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी एक तरह से। और ये जो क्रिप्टो करेंसी दी जाएगी इन्हें, ये वर्ल्ड लेवल पे इसके थ्रू ट्रांजेक्शन की जा सकती है, और अपनी वर्ल्ड आईडी से, क्योंकि इनकी एक आईडी क्रिएट हो गई, आंखों को स्कैन किया, एक अलग से इनको नंबर दे दिया कि ये आपकी आईडी है। पूरे वर्ल्ड वाइड एक पर्सन की एक ही आईडी होगी ये, इस तरह की। और ये प्रोसेस है, ये प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, इस प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है, जिसमें पीपल जो है अपनी जो क्रिप्टो करेंसी जो इनको प्रोवाइड की जाएगी, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि हर एक आदमी को एक अलग से क्रिप्टो करेंसी दी जाएगी, वो एक उस पर्सन के पास ही होगी। तो ये जो वर्ल्ड कॉइन है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइडेंटिटी होगी, सबसे बड़ी आइडेंटिटी, और एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क क्रिएट करेगी। इसमें देखो, बहुत सारी लोकेशंस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनकी आंखों को स्कैन करके उनको आईडी दी जा रही है इस तरह से। तो ये वर्ल्ड कॉइन ने लिस्ट किए 18 लोकेशन अभी रिसेंटली, जिसमें दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु सिटी आती हैं। यहाँ पे आईडी क्रिएट की जा रही है, लोगों की आंखों को स्कैन किया जा रहा है, और ऑपरेटर स्कैन कर रहे हैं, और एक तरह से उन्हें वर्ल्ड आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही था इसके बारे में। देखो, इसका कोई वैसा कोई प्रॉफिट तो है नहीं, एक तरह से वर्ल्ड आईडी क्रिएट हो जाएगी, मतलब एक पर्सन की पहचान हो सके कि हाँ ये आदमी है, यहाँ रहता है, मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से उसकी लोकेशन दे दी जाएगी, और एक आईडी क्रिएट की जाएगी। तो किसने स्टार्ट किया ये याद रखना, और क्या है ये, बस इतना। नेक्स्ट टॉपिक है उल्लास इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मेंस में जीएस पेपर 2 में एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आता है, वहाँ पे लिख सकते हो। ये उल्लास इनिशिएटिव है, जो इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये क्या है? एजुकेशन और लिटरेसी में रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक इनिशिएटिव है, यानी कि एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लर्निंग सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक सिस्टम है। जो भी मान लो लोगों में लिटरेसी का अभाव है, साक्षरता का अभाव है, स्किल्स का अभाव है, ये प्रोवाइड की जाएंगी। यानी कि इसमें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल एजुकेशन यानी कि इंस्ट्रूमेंट को चलाना, मोबाइल को चलाना सिखाना, लोगों को नहीं आता कंप्यूटर चलाना सिखाना, बेसिक एजुकेशन देना, और स्किल प्रोवाइड करना। और इनमें जिनकी एज 15 से अबव है उनको दी जाएगी, जो अपना स्कूल छोड़ चुके हैं, 15 साल से ऊपर के हैं और स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उनको ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी।
और इसमें एक स्लोगन है उल्लास, जिसका मतलब है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये एक ऐप के थ्रू दी जाएगी एजुकेशन। इसमें उल्लास नाम की ऐप ये प्रोवाइड की जाएगी। इसका पर्पज़ यही है कि ये यूज़र फ्रेंडली होगी, कोई भी इसमें एजुकेशन ले सकता है। एंड्रॉयड या आईओएस सिस्टम में, दोनों में डाउनलोड की जा सकती है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईओएस जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उनमें आईओएस यूज होता है, एंड्रॉयड यूज होता है। बाकी के लगभग सारे फ़ोन्स में, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक तरह से ये समझ लो जो आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही चल रहे हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर आपके सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे आपके मोबाइल में। और ये देखो जो एनसीईआरटी का दीक्षा पोर्टल है उसके थ्रू ये लर्निंग प्रोवाइड करेगा। जो उल्लास ऐप है एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल के थ्रू ही लर्निंग प्रोवाइड करेगा। इसमें देखो उल्लास ऐप डाउनलोड करके अपने आप को कोई भी आदमी रजिस्टर करा सकता है, या फिर जो सर्वेयर होते हैं जो सर्वे करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनसे भी रजिस्टर करा सकता है अपने आप को, या सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो मेनली इसका यही है, लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी, साक्षरता, वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, इंपॉर्टेंट स्किल्स लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, और सिटीजन को एम्पावरमेंट किया जाएगा। यानी कि इसमें एक लर्निंग का जो कल्चर है वो प्रमोट किया जाएगा। इंडिया में सारी कम्युनिटी के बीच में नॉलेज शेयरिंग की जाएगी इस उल्लास इनिशिएटिव के थ्रू। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेल फ्री डीएनए। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में। सेल फ्री डीएनए क्या होता है? देखो डीएनए आप जानते हो, आपके बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, जीन्स होते हैं, उनमें डीएनए होते हैं। अब ये मान लो सेल्स के अंदर जो डीएनए, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर डीएनए होते हैं। अब डीएनए अगर मान लो इस सेल के अंदर होते हैं, मोस्टली जो डीएनए होते हैं आपके अधिकतर वो सेल के अंदर होते हैं। अगर ये डीएनए बाहर आ जाए सेल से, बॉडी में बहुत सारी सेल घूम रही हैं और इस सेल से बाहर आ जाए, तो ये सेल से बाहर घूम रहा है, बाहर है, सेल के अंदर नहीं है, तो इसी को बोलेंगे सेल फ्री डीएनए। समझ गए? क्या मतलब है कि सेल के अंदर अधिकतर डीएनए कहाँ रहता है? सेल के अंदर। अगर सेल से बाहर कूद के आ जाए वो, तो क्या हो गया? सेल फ्री डीएनए। तो यही है सेल फ्री डीएनए। लेकिन इसमें काफ़ी टेक्निकल टर्म है, वो समझेंगे, और क्या फ़ायदा है इसका, एप्लीकेशन क्या है ये समझेंगे। तो ये जो डीएनए है क्या काम आता है और क्यों बाहर आ जाता है, ये कारण क्या है इसका बाहर आने का? देखो कारण कुछ भी हो सकता है जो सेल है वो डैमेज होने वाली हो, या उसमें जो न्यूक्लिक एसिड है, ये डीएनए है, ये जो है ये मान लो इसमें कुछ कमी हो गई हो, या फिर उसे कोई डिसीज़ हो गई हो, बीमारी हो गई हो, इसकी वजह से ये रिलीज हो सकता है सेल से। तो ये इसके कारण हैं। यानी कि मान लो सेल ख़त्म होने वाली हो, मर रही है, डाइंग हो रही है, या न्यूक्लिक एसिड है जो वो डिग्रेड हो रहा है, तब भी ये डीएनए बाहर आ सकता है सेल से। और इसका जो साइज है, अमाउंट है, सोर्स है सेल फ्री डीएनए का, ये वेरी करता रहता है, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या अमाउंट है, कितनी ज़्यादा डीएनए बाहर आएंगे सेल से, ये वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक सेल से अगर एक डीएनए बाहर आया तो दूसरी सेल से भी एक ही आएगा। हो सकता है दूसरी से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है दूसरी से छोटा डीएनए हो, पहली से बड़ा डीएनए हो, तीसरी से और बड़ा हो। तो इसके सोर्स, साइज, अमाउंट वेरी करते रहते हैं। तो वैरायटी ऑफ प्रोसेस भी होते रहते हैं इसमें। और ये जो है किस कारण से हो सकता है, हमने जाना, किसी को कोई बीमारी हो सकती है, मान लो कैंसर की बीमारी हो, सेल से डीएनए बाहर हो गए हो, कोई और डिसीज हो, तो इस तरह से बाहर आ सकते हैं। तो इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या इसके यूज हो सकते हैं? देखो पहला तो ये हमने ऊपर जाना कि मान लो किसी को बीमारी है तो ये पता लग सकता है ना, या फिर मान लो कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वूमन है, उसके गर्भ में कोई बच्चा है, फीटस है, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए मान लो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कोई मान लो उसमें कोई परेशानी हो रही है बच्चे को, भ्रूण को, तो पता लगाया जा सकता है क्योंकि उसके सेल से ये डीएनए बाहर आ रहा होगा, तो ये सेल फ्री डीएनए बाहर घूम रहा होगा, तो पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई साहब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, कुछ परेशानी हो सकती है।
या फिर किसी डिसीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, बीमारी के बारे में, तो उसका पता लगाया जा सकता है पहले से ही कि हाँ ये डीएनए बाहर आ रहे हैं सेल से, कुछ बीमारी हो सकती है, तो पहले से पहले पता लगा के डायग्नोसिस करके, मॉनिटरिंग करके, प्रोग्नोसिस करके उस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है, उसका इलाज पहले से स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर मान लो किसी की बॉडी में कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है या कुछ, और उसकी दूसरी, मान लो ये ए आदमी में किसी बी आदमी की किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है और ए आदमी की बॉडी इसको नहीं ले रही है, क्यों नहीं ले रही, क्यों रिजेक्ट कर रही है इस जो ऑर्गन को, तो ये पता लगाया जा सकता है इन सेल फ्री डीएनए के जरिए। और कई सारी और बीमारी हैं, जैसे एल्जाइमर डिसीज़ है, न्यूरोनल ट्यूमर्स है, स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, इन बीमारीज के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो इनकी एप्लीकेशन आपको याद रखनी है सेल फ्री डीएनए की, और क्या है ये, बस 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हज़रत इमाम हुसैन। ये देखो 626 से लेकर 680 एडी के बीच में रहे थे जीवित, मर चुके हैं अभी देखो ये असुर के ओकेजन पे, असुर एक डे है, सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट तो क्या किया जाता है, ये आता है एक ओकेजन पे, असुर डे। इसके बारे में लास्ट में समझेंगे, पहले इनके बारे में जानते हैं। ये जो हज़रत इमाम हुसैन है, अभी न्यूज़ में इसलिए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने जो हमारे इंडिया के, उन्होंने इनके सेक्रीफाइस को याद किया। जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपना जो बलिदान दिया था, सेक्रीफाइस किया था अपने जीवन में, उस सेक्रीफाइस को याद किया और इनकी करेज की, कमिटमेंट की काफ़ी तारीफ़ की। और इन्होंने क्या है, समाज में जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए अपना योगदान दिया समाज में हज़रत इमाम हुसैन ने। कौन थे हज़रत इमाम हुसैन, पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर ये असुर का ओकेजन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखो इस्लाम धर्म के बारे में आप जानते हो किसने फाउंड किया है, प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को फाउंड किया था, मतलब स्थापना की थी इस्लाम धर्म की। 7th सेंचुरी सी में स्थापना की थी इस्लामिक धर्म की। और इनके जो बेटी थी प्रोफेट मोहम्मद की, फातिमा, उनका नाम था फातिमा, और इनके पति का नाम था फातिमा के नाम का अली इब्न अबी तालिब। इनके बेटे थे ये हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन किसके बेटे थे, प्रोफेट मोहम्मद जिसने इस्लाम धर्म को बनाया था, उनकी बेटी के बेटे, यानी कि इनके ग्रैंडसन, प्रोफेट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे हज़रत इमाम हुसैन। तो ये हज़रत इमाम हुसैन है जो 3rd इमाम थे सिया इस्लाम के, क्योंकि आपको पता है इस्लाम धर्म 2 कम्युनिटी में, 2 सेक्ट में बटा हुआ है, एक सिया और सुन्नी। तो सिया जो इस्लाम है उसके 3rd इमाम, 3rd इमाम का मतलब एक तरह से गुरु, 3rd गुरु मान लो। इनके भाई के बाद ये 3rd गुरु बने थे, हसन जो इनके भाई थे, उनके बाद हज़रत इमाम हुसैन बने थे। और इनके सन से पहले, इनके सन अली थे, उनसे पहले ये 3rd इमाम थे हज़रत इमाम हुसैन। ये काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है नहीं डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में ये देखो कोई परेशानी नहीं है, ये जो ऐप है ना डिजिटल बोर्ड की ऐप, इसमें परेशानी हो रही है, ये ना अपडेट मांग रहा है, अपडेट इसकी आई नहीं है, और जिसकी ये ऐप है उसने अपडेट की नहीं है प्ले स्टोर पे। जैसे इसकी अपडेट आएगी तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना फ्लक्चुएशन की, ये शायद ठीक हो सकती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हज़रत इमाम हुसैन थे 3rd इमाम थे सिया इस्लाम के, और ये जाने जाते हैं अपने योगदान के लिए, क्योंकि इन्होंने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इनजस्टिस और टायरनी के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम पे जो इस्लाम धर्म के लोगों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार हो रहा था, अन्याय मतलब इनजस्टिस, टायरनी मतलब अत्याचार, तो इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब जानते हैं असुर क्या है। असुर देखो इस्लामिक कैलेंडर में एक सिग्निफिकेंट डे माना जाता है। ये मुहर्रम के 10वें दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जब मुहर्रम आता है उसके 10वें दिन। ये क्या दर्शाता है कि इस दिन जो हज़रत इमाम हुसैन है इनका मार्टीडम आता है, यानी कि ये शहीद हुए थे उस टाइम। हज़रत इमाम हुसैन मुहर्रम से 10वें दिन शहीद हुए थे हज़रत इमाम हुसैन, उसी को बोला जाता है असुर डे। और क्यों हुए थे, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन और इनके जो फॉलोअर हैं 680 सी में बैटल ऑफ कारबाला में
लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये लड़ाई हुई थी, बैटल का मतलब लड़ाई, ये कारबाला की लड़ाई जो हुई थी उसमें इन्होंने मतलब लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे थे, मतलब मर गए थे लड़ते लड़ते, बैटल ऑफ कारबाला में। तो ये इवेंट जस्टिफाई करता है कि इन्होंने जस्टिस के लिए और जो अत्याचार हो रहा था उस टाइम पे लोगों के खिलाफ, तो अत्याचार और जस्टिस, लोगों को न्याय दिलाने के लिए और अत्याचार के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और इन्होंने देखो मुस्लिम्स के लिए रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के लिए भी ये जाने जाते हैं, सिया कम्युनिटी के लिए स्पेशली। तो यही था इनके बारे में। अब कुछ वन लाइनर टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं। एक देखो आइलैंड है न्यूज में, कोको आइलैंड, कोकोज आइलैंड, कोकोज आइलैंड। ये कहाँ पे कोकोज आइलैंड, या इसे देखो किलिंग आइलैंड भी बोलते हैं, किलिंग आइलैंड। ये कोकोज आइलैंड रिसेंटली न्यूज में क्यों है, इसलिए न्यूज में क्योंकि यहाँ पे इंडियन नेवी गई थी अभी। और ये कहाँ पे है, ये देखो वर्ल्ड मैप जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इंडियन ओशन में ये है कोकोज आइलैंड, जिसे किलिंग आइलैंड भी बोलते हैं। किसका है ये, ऑस्ट्रेलिया का है ये आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है ये। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया की नेवी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत इंडियन नेवी यहाँ पे गई थी, इसलिए ये न्यूज में है। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इंडियन ओशन में है और ऑस्ट्रेलिया का है ये। एक देखो टाइगर सेंसस अभी न्यूज में है, टाइगर सेंसस यानी कि टाइगर की जो गिनती होती है, ये आपको पता है कब होती है, हर 4 साल में होती है, हर 4 साल में, यानी कि क्वाड्रेनिलियन टाइगर सेंसस होती है। क्वाड्रेनियल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेनियल, इसका मतलब हर 4 साल में होने वाले इवेंट को बोलते हैं क्वाड्रेनियल। तो ये 5वीं टाइगर सेंसस हुई है, जो टाइगर की गिनती हुई है, ये 5वीं बार हुई है। और कौन करता है इस गिनती को, ये है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, देखो देहरादून में, उत्तराखंड में जो देहरादून है वहाँ पे एक चंद्रबानी नाम की जगह है। तो आप बस देहरादून भी याद रख सकते हो, चंद्रबानी याद भी ना रहे तो ये देहरादून में है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का वन्य जीव इंस्टीट्यूट है ये, जो गिनती करता है टाइगर्स की हर 4 साल में। हाँ, और ये 5वीं जनगणना हुई है टाइगर की, मतलब गिनती हुई है। अभी कितने टाइगर हैं इस टाइगर सेंसस के हिसाब से हमारे इंडिया में, देखो 2022 में इस टाइगर सेंसस के हिसाब से 3682 टाइगर है। तो फिलहाल ये 2022 तक का डेटा, क्योंकि 1 साल पहले से गिनना स्टार्ट कर देता है ना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो 2022 में 3682 हो गए हैं। पहले कितने थे, 3167। तो ये इंक्रीज हो गए हैं, और हर साल 6.1% की ग्रोथ रेट से हर साल इंक्रीज हुए हैं हमारे इंडिया में टाइगर, यानी कि अच्छी खबर है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में 785, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में दूसरे नंबर पे है 563, तीसरे नंबर पे आता है यूके यानी कि उत्तराखंड 560, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र 444। तो सबसे पहले वाला आपको जरूर याद रखना, एमपी में 785 है सबसे ज़्यादा। और वो सबसे ज़्यादा जिस टाइगर रिजर्व में, वो टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जिसमें है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। इकलौता टाइगर रिजर्व में 260 टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर की। और सबसे कम वाला जहाँ पे कम डेंसिटी हो वो है बोर टाइगर रिजर्व। ये बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में, यहाँ पे लोएस्ट डेंसिटी है। अच्छा, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये तो देखो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मतलब एरिया में, वो कौन सा है, वो है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है टाइगर रिजर्व, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व।
तो यही टॉपिक थे आज के लेक्चर में।